यहाँ पे तो हो रहा है रिकॉर्डिंग। अच्छा, प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे कराऊंगा सेट। तो सेट जो होता है ना, जैसा लिस्ट होता है वैसा ही सेट भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। लाइक सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं ले सकते, ठीक है। सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं ले सकते। लिस्ट जैसे एक इंटरफेस है, जैसे पहला सबसे ऊपर वाला इंटरफेस क्या था, सबसे ऊपर वाला इंटरफेस था मेरा कलेक्शन, उसके अंडर में था लिस्ट, सेट एंड क्यू। वैसे ही सेट भी एक इंटरफेस ही है। सेट को हम लोग कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं। हैश सेट के अंदर कर सकते हैं, इनम सेट के अंदर कर सकते हैं, लिंक्ड हैश सेट के अंदर कर सकते हैं, और ट्री सेट के अंदर कर सकते हैं। इन चारों के ऊपर हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं। जनरली इन सब में से हैश सेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम समझाते हैं आज। उसके बाद नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चीज़ें करवाएंगे, पहले सेट समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली एक फ़ाइल बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं set1.java। अभी यहाँ पे लिखते हैं import java.util.start। स्टार्ट लिखने से मेरे पास पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क आ जाएगा। उसके बाद एक फ़ाइल का नाम जो मैंने दिया है वही मेरा क्लास का नाम देते हैं, क्लास set1। उसके बाद psvm, देन यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर। स्कैनर नहीं चाहिए, पहले तो सेट बनाते हैं। सेट बनाने के लिए जैसे मैं लिस्ट बना रहा था वैसे ही लिस्ट वहाँ पे था मेरा इंटरफेस, इसलिए वहाँ पे लिस्ट का मेरा क्या बनाया गया था, रेफरेंस वेरिएबल। सिर्फ यहाँ पे सेट का भी सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल ही हम लोग बनाएंगे। देखो सेट का सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल ही बनाते हैं, इंटीजर का सेट बनाते हैं, और यहाँ पे एक सेट का नाम दे देते हैं सेट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं न्यू हैश सेट। न्यू हैश सेट चार क्लासेस होते हैं, हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट, हाँ ये सब होते हैं। इनमें से मुझे सिर्फ हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ये तीनों चाहिए। इनम सेट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम लोग को न्यू हैश सेट लिखना होगा। न्यू सेट हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट मेरा क्या होता है, सेट मेरा होता है इंटरफेस। इंटरफेस का हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा। सेट डॉट ऐड करते हैं, ऐड 10 करते हैं, 10, देन अगेन कुछ ऐड करते हैं, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ऐसा ऐड किया और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, जब इसको प्रिंट करेंगे ना तो एक्चुअल में कैसा आउटपुट आना चाहिए, ऐसा आउटपुट आना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा आउटपुट नहीं आएगा, एक हैपजर्ड ऑर्डर में आ जाएगा। देखो जो ऑर्डर में मैंने दिया है वो ऑर्डर में नहीं आएगा। set1.java, देन जावा सेट। देखो यहाँ पे आ चुका है 50, 20, 40, 10, 30, एक अलग ही ऑर्डर में आ चुका है। हाँ, फिर से एक बार रन करो, देखो 50, 20, 40, 10, 30, देखो एक अलग ही ऑर्डर में आ चुका है। इस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट नहीं किया है, हाँ, फिर भी ये इसी ऑर्डर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि सेट में ऐसा ऐड नहीं होता, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। इन सेट ऑर्डर डजंट मैटर, इन सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर। जैसा मैथ्स में था, हाँ, 1, 2, 3, 4 ये जो सेट है, और 4, 1, 2, 3 दोनों सेम सेट है। ए एक सेट है 1, 2, 3, 4, और बी एक सेट है 2, 3, 1, 4, दोनों सेम है, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। और एक चीज़ था मैथ्स में, और एक चीज़ था, सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं दे सकता। समझ लो, मैंने यहाँ पे किया सेट डॉट ऐड 10, फिर से 10 किया, देखो 10 एक बार ही लेगा, वो 10 वो एक बार ही लेगा। देखो 10 एक बार लिया था पहले, और एक बार ही 10 है यहाँ पे, एक बार ही 10 है। तो यहाँ पे सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये हो गया मेरा सेट ऐड फंक्शन। अभी किसी एलिमेंट को अगर सेट से रिमूव करने के लिए भी फंक्शन होता है, उसका नाम है रिमूव फंक्शन। समझ लो, मैंने यहाँ पे लिखा सेट डॉट रिमूव लिखने के बाद मैंने लिखा 50, ठीक है। 50 लिखने के बाद देखो क्या होता है, लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखा सेट। तो यहाँ पे देखो 50 चला जाएगा यहाँ से,
देख लो, देखो 50 है नहीं, पहली बार जब मैंने प्रिंट किया था उसके अंदर 50 है, लेकिन नेक्स्ट बार जब मैंने प्रिंट किया उसके अंदर 50 नहीं है। ठीक है, तो यही था। ये तो दो फंक्शंस बहुत ही आसान सा फंक्शन होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो बताएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एक एक करके करते हैं। देखो उतना ज़्यादा टेंशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐड फंक्शन वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। क्लियर फंक्शन वहाँ पे था, यहाँ पे भी क्लियर फंक्शन रहेगा। कंटेंट्स फंक्शन वहाँ पे था, यहाँ पे भी कंटेंट्स फंक्शन रहेगा। हाँ, वहाँ पे रिमूव फंक्शन था, यहाँ पे भी रिमूव फंक्शन रहेगा। वहाँ पे रिमूव ऑल था, यहाँ पे भी रिमूव ऑल रहेगा। मतलब लिस्ट और सेट में फंक्शन कुछ अलग है ही नहीं, ज़्यादा कुछ फंक्शन अलग है ही नहीं। ठीक है, देखो मैं लिस्ट कर देता हूँ जस्ट एक बार। सेट मेथड्स, तो पहले तो ऐड फंक्शन तो था ही। हाँ, ऐड फंक्शन, उसके बाद क्या था, रिमूव फंक्शन, ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, क्लियर फंक्शन, देन कंटेंट्स था, वैसे ही ऐड ऑल था, रिमूव ऑल था, ऐसा यहाँ पे भी सेम है। कंटेंट्स ऑल भी होगा, कंटेंट्स ऑल, कंटेंट्स ऑल। उसके बाद रिमूव ऑल बता दिया, सब बता दिया। साइज़ नाम का एक फंक्शन था लिस्ट का साइज़ के लिए, यहाँ पे भी सेम सेट के लिए साइज़ फंक्शन ही होता है। वहाँ पे टू एरे नाम का एक फंक्शन था जो एरे में चेंज करते हैं, यहाँ पे भी टू एरे फंक्शन है जो एरे में चेंज करता है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, यही था और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रहता है। पर हैश कोड नाम का एक फंक्शन है, हैश कोड नाम का फंक्शन यहाँ पे दिखाएंगे, हैश कोड, ये फंक्शन हम दिखाएंगे। तो और एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तीनों का मतलब डेफिनेशन तुम लोगों को जस्ट जान लेना है कि तीन तरीके का सेट मुझे जानना है। सिर्फ एक जानना है हैश सेट, और एक जानना है लिंक्ड हैश सेट, और एक जानना है ट्री सेट। ये तीनों मुझे जानना है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। अभी तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों का प्रॉपर्टीज़ क्या है देख लो। हैश सेट में जनरली एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड रहते हैं। ठीक है, हाँ, हैश सेट में एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड रहते हैं, एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड। एंड और एक बात, एक्सेस टाइम जो होता है ना, किसी एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है, एक्सेस टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट ऑन एवरेज। ठीक है, और लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स ऑर्डर्ड रहता है। ठीक है, लिंक्ड हैश सेट के अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर्ड रहते हैं। क्यों ऑर्डर्ड रहते हैं, एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड, क्यों ऑर्डर्ड रहता है, क्योंकि लिंक्ड हैश सेट का मतलब क्या है, लिंक लिस्ट जैसा काम करेगा। लिंक लिस्ट जैसा काम करेगा मतलब पिछले वाला एलिमेंट के पास नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहेगा। अभी अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का एड्रेस जानता है तो एक चेन जैसा बन गया ना, जब चेन जैसा बन गया तब तो ऑर्डर्ड हो गया ना। हाँ, सो लिंक्ड हैश सेट ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, और ट्री सेट क्या होता है, ट्री सेट होता है एलिमेंट्स आर sorted in natural order, sorted in natural order। ठीक है, ये दोनों हम नेक्स्ट दिन करवाएंगे, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ये नेक्स्ट दिन करवाएंगे। आज करवाएंगे हैश सेट। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे हैश सेट लिखा है। और हैश सेट में जब मैंने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया तब देखो समझ में नहीं आया कि कौन सा एलिमेंट कब इंसर्ट हुआ। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कब इंसर्ट हुआ, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हो गया, तो ये सब फंक्शन मुझे बताने का ज़रूरत है या नहीं है, बताओ। ऐड, क्लियर, कॉन्टेंट्स सेम होगा, लिस्ट में जो किया था सेम फंक्शन है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे सेट डॉट क्लियर कर दोगे पूरा सेट खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेट डॉट कंटेंट्स करके बताओगे कि वो एलिमेंट है या नहीं है, 25 है या नहीं है, वो बता देगा ट्रू या फॉल्स है या नहीं है। हाँ, सेम, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे।
अच्छा तो इतना ही था। तो सेम है ये सब फंक्शन से ट्राई करना घर पे। हाँ, NPTEL के बाद ट्राई करना। ऐड, रिमूव, क्लियर, कंटेन्स, ऐड ऑल, हो गया। ये बहुत ही आसान चीज़ है। लिस्ट में जैसे किया था सेम सेम, कुछ अलग नहीं होगा। अच्छा, हैश सेट को समझाते हैं। हैश सेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। हैश सेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। हैश सेट पहली बार अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड। उसके बाद डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रहता, नो डुप्लीकेट्स। उसके बाद होता है हैश सेट। हैश सेट के अंदर नल एलिमेंट रह सकता है, कंटेन्स, कैन टेक और एक्सेप्ट्स वन नल वैल्यू। एक नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक नल वैल्यू। उसके बाद हैश सेट के अंदर कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस होता है, एडिंग, रिमूविंग, चेकिंग एन एलिमेंट। इसके अंदर कांस्टेंट टाइम चेकिंग होता है, कांस्टेंट टाइम फॉर एडिंग, रिमूविंग, सर्चिंग, हाँ, एंड चेकिंग कुछ भी कर दो। तो बताओ कांस्टेंट टाइम अच्छा हुआ ना। कांस्टेंट टाइम मतलब 10 एलिमेंट को करोगे वही रहेगा, 20 एलिमेंट करोगे सेम रहेगा। हाँ, सब वो होता है कांस्टेंट टाइमिंग। तो ये अच्छा हुआ ना, इसलिए हैश सेट बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। हाँ, ज़ीरो नहीं, नल। हाँ, नल एक वैल्यू होता है पाइथन में, जावा के अंदर ऐसा नल ये होता है एक, ठीक है। नल ये एक डेटा टाइप है, जैसा इंटीजर होता है ना वैसा नल होता है। नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। नल हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्ट्रिंग जब डिक्लेयर करते हैं ना, स्ट्रिंग str, इसके अंदर अगर हम कुछ नहीं देंगे ना तो इसके अंदर क्या है पता है, इसके अंदर नल है, ऐसा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं घुसाया तो इसके अंदर एक्चुअल में नल है। हाँ, नल है। तो यही था, नल खुद से एक वैल्यू होता है। मतलब एक जो सेट होता है, सेट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, 1 2 3, नल एक बार ही लेंगे, ठीक है, नल एक बार ही लेंगे। और लिस्ट के अंदर कैसा होता था, लिस्ट के अंदर हम नल जितने बार चाहे ले सकते हैं। समझ लो मैंने ऐसे लिया 1 2 3 नल, 4 नल, 5 5, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने बार चाहे, जितना सारे एलिमेंट को जितने बार चाहे ले सकते हो। लिस्ट के अंदर जितना चाहो नल वैल्यू ले सकते हो, लेकिन सेट के अंदर हम लोग नल वैल्यू एक ही लेंगे। हैश सेट के अंदर नल मतलब ज़ीरो नहीं है, नल मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड, ठीक। ये हो गया। अभी हैश सेट का एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे कैसे काम होता है। हैश सेट को डिस्प्ले करना तो मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो हैश सेट। उसके बाद एक एलिमेंट हैश सेट के अंदर है या नहीं है वो देखने के लिए तुम लोग ऐसे चेक कर सकते हो, सीस आउट करके, सीस आउट द सेट कंटेन्स, क्या था सेट के अंदर 30 था, कंटेन्स 30। अब यहाँ पे कॉलम देके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉलम देके प्लस देके तुम कंटेन्स वाला फंक्शन कॉल कर लो सेट के लिए, सेट डॉट कंटेन्स 30, ठीक है। तो ये ट्रू देगा, हाँ, द सेट कंटेन्स 30 ट्रू देगा। देखो ट्रू ही दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था। अभी सेम तरीके से रिमूव फंक्शन नहीं होता है। और एक चीज़ हम लोग कराएंगे, वो कराएंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप जनरली लिस्ट के अंदर भी होता है, सेट के अंदर, लिस्ट के अंदर, या कुछ भी इटरेटिव के अंदर तुम यूज़ कर सकते हो फॉर ईच लूप को। तो फॉर ईच लूप कैसे काम करता है, देखो फॉर ईच लूप ऐसे काम करता है। फॉर लिखना पड़ेगा, फॉर लिखने के बाद मुझे ऐसे नहीं चलाना है, इंट i इक्वल्स टू 0 ऐसे नहीं करना, ठीक है। मुझे बताना है कि किस टाइप का डेटा मेरे पास है। मेरा इस सेट के अंदर डेटा है इंटीजर टाइप का, तो मैं यहाँ पे दूंगा इंटीजर। उसके बाद एक वेरिएबल देंगे जो होगा मेरा इटरेटर, ठीक है, जो होगा मेरा इटरेटर। समझ रहे, मैंने इटरेटर का नाम दे दिया IT, ठीक है। अभी कोलोन देना है, कोलोन मतलब इन सेट, जो मेरा सेट का नाम था।
जो मेरा सेट का नाम था, सेट का नाम था सेट। फॉर इंटीजर आई टी इन सेट, मतलब इस वाले सेट के अंदर जो वेरिएबल का नाम था, सो मेरे सेट के अंदर अगर है इसके अंदर तो आई टी को प्रिंट करो, आई टी को प्रिंट करो। तो ये फॉर ईच लूप क्या करता है, ये एक एक करके एलिमेंट्स को उठाता है सेट से। सेट से मतलब एक्चुअल में ये वाले सेट से। इसका नाम अगर अलग होता तो मैं दूसरा नाम यूज़ करता। हाँ, यहाँ पे वैसे ही सेट की जगह दूसरा नाम यूज़ करता अगर अलग नाम होता तो। मैंने नाम दिया है सेट, इसलिए मैं यूज़ करता। सेट यूज़ कर रहा हूँ मतलब हर टाइम वेरिएबल का नाम सेट होगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम, इसका नाम सेट ही होगा, ये क्लास है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे इंटीजर आई टी इन सेट, इंटीजर आई टी इन सेट मतलब ये आई टी सेट के अंदर अगर है तो आई टी को प्रिंट करो। आई टी अगर सेट के अंदर है तो आई टी को प्रिंट करो। सेट के अंदर क्या क्या है, सेट के अंदर ये सब है 50, 20, 40, 10, 30 ये सब है। तो देखो ये क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, देख लो, देखो 20, 40, 10, 30। एक को मैंने डिलीट कर दिया था, मैंने आई थिंक 30 को डिलीट किया था मैंने 30 को नहीं 50 को डिलीट किया था। तो 50 यहाँ पे नहीं आया, 20, 40, 10 एंड 30 आया है। ठीक है, सो फॉर ईच लूप क्या करता है, एक एक करके एलिमेंट को उठाता है, उठा के प्रिंट करता है। कैसे लिखना पड़ता है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस टाइप का डेटा है। अगर स्ट्रिंग डेटा होता तो मैं स्ट्रिंग देता, उसके बाद इटरेटर का नाम जो सेट से एक एक करके एलिमेंट्स को उठाएगा। तो आईटी के अंदर एक एक बार क्या आएगा, आईटी के अंदर एक एक बार सेट का एक एक एलिमेंट आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 10 आएगा, 30 आएगा, ऐसे ऐसे एक एक करके एलिमेंट्स आएगा। एक एक करके एलिमेंट्स को लेगा और उसको प्रिंट करेगा। मैं उसके अंदर फॉर ईच लूप के अंदर मैंने बता दिया सिर्फ प्रिंट करो। ठीक है, तो वो एक एक करके एलिमेंट को लेगा और प्रिंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तुम लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो सेम तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा, लिस्ट इंटीजर li इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे ऐड करने के बाद यहाँ पे समझ लो li डॉट ऐड किया मैंने, li डॉट ऐड 25, 35, 45, 55। अभी अगर लिस्ट का एक एक करके एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है फॉर ईच लूप से, तो ऐसा कर सकते हो, फॉर इंटीजर कुछ भी दे दो, इटरेटर का नाम कुछ भी दे दो, मैं देता हूँ एलिमेंट या एली, इन किस वाले लिस्ट पे, एल वाले लिस्ट पे एल। तो एली के अंदर क्या क्या आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो एली को, सिस आउट एली। तो यहाँ पे 25, 35, 45, 55 प्रिंट हो जाएगा। देख लो वही हुआ है, 25, 35, 45, 55। ये आसान था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये फॉर ईच फंक्शन था। हो गया। अभी इसके अंदर ना कुछ चीज़ें मुझे जाननी है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हैश शेड के अंदर ना लिस्ट के बारे में हटा दो, लिस्ट के बारे में जानना नहीं था, लिस्ट तो पहले कर चुके हैं हम लोग, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो हम लोग को जो जानना है, हैश शेड के अंदर ना हैशिंग मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, हैशिंग मैकेनिज्म लगता है, तो हैशिंग मैकेनिज्म जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हैशिंग होता कैसे? हाँ, हैशिंग का मतलब है जब एक एलिमेंट स्टोर होगा ना हैश के अंदर, हाँ, उसका एक हैश कोड जनरेट होगा। समझे? जब कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर, हैश सेट के अंदर ऐड होगा, तो उस एलिमेंट का एक हैश कोड होगा, और अलग अलग एलिमेंट का हमेशा अलग अलग हैश कोड होगा। ठीक है, तो सेट के अंदर पता कैसे चलता है कि दो एलिमेंट सेम है या नहीं है? उसके मैग्नीट्यूड से नहीं पता चलता, उसके हैश कोड से पता चलता है। ठीक है, दो एलिमेंट सेम है या नहीं है ये पता चलता है उसके हैश कोड से। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अभी और एक चीज़ बताते हैं कि हैश कोड जो है ना वो तुम अपने हिसाब से भी बना सकते हो। लाइक कोई भी अगर किसी भी जगह अगर तुम हैश कोड को शो करना चाहते हो, हैश कोड को शो करना चाहते हो, मतलब समझ लो ये वाला जो सेट है, मैं प्रिंट करके एक बार रख देता हूँ। यहाँ पे लिखा सेट, ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद
देखो सेट आ चुका है 20, 40, 10, 30 आ चुका है। सो 20, 40, 10 एंड 30 इस अलग अलग एलिमेंट का 20 का अलग एक हैश कोड होगा, 40 का अलग एक हैश कोड होगा, 10 का अलग हैश कोड होगा एंड 30 का अलग हैश कोड होगा। ठीक है, हैश कोड जब इंसर्ट करते हैं हम लोग तभी ऐड हो जाते हैं हैश कोड। अभी जब हम लोग खुद से नहीं बताते ना कि ये ऐसे हैश कोड लगाओ, तो कंप्यूटर खुद से ही एक फॉर्मूला बना लेता है, उसको कहते हैं हैशिंग फंक्शन। उस हैशिंग फंक्शन से वो खुद से ही एक हैशिंग वैल्यू बना लेता है। ठीक है, हैशिंग का एक फंक्शन होता है। ठीक है, और ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। समझ लो मेरा फंक्शन ऐसा है, फंक्शन ऑफ एलिमेंट अगर होगा मैथ्स में जैसे लिखते हैं, ये होगा एलिमेंट मॉड 10, हो ही सकता है, मैटर नहीं करता। तो जब 20 को हम लोग इंसर्ट करेंगे 20 को, तो इसका हैश वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का फंक्शन बनाते हैं, वो हम लोग नहीं बनाते, वो कंप्यूटर खुद से बनाते हैं। अभी समझ लो कोई भी जगह के लिए तुमको खुद से हैश कोड बनाने का ज़रूरत पड़ चुका है। ठीक है, तुमको खुद से हैश कोड बनाने का ज़रूरत पड़ चुका है, तब हम लोग खुद से हैश कोड बनाते हैं। हाँ, वो भी दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन आता है कि खुद से हैश कोड बनाने का ज़रूरत पड़ेगा क्यों। हाँ, खुद से हैश कोड बनाने का ज़रूरत पड़ेगा क्यों, ये मैं मुंह से बताता हूँ, ठीक से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में ऑरिजिन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सो पहली बात तो ये कि एलिमेंट्स को ऐड करना है, एलिमेंट्स में हैश कोड अपने आप ही लग जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि हैश कोड दुनिया में क्यों आया, कोई ना कोई तो ज़रूरत हुआ था ना हैश कोड का, इसलिए आया था। तो हैश कोड आने का मेन रीज़न है, समझ लो, इंटीजर, फ्लोट और बहुत सारे टाइप का डेटा टाइप और भी है। ठीक है, स्ट्रिंग, ये सब बहुत सारे डेटा टाइप है। अभी दो एलिमेंट्स का इक्वलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, दो एलिमेंट्स का हम लोग इक्वलिटी कैसे चेक करते हैं। इक्वलिटी चेक करने के लिए हम लोग को हैश कोड चाहिए होता है। सो दो एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं, हम एलिमेंट्स को इक्वल चेक नहीं करते, हम लोग हैश कोड को चेक करते हैं। हम लोग नहीं करते, कंप्यूटर करते हैं खुद से, हैश कोड को इक्वल चेक करते हैं। अभी हम लोगों को कब ज़रूरत पड़ेगा हैश कोड इक्वल करने का, जब मैंने कंप्यूटर को दो इंटीजर वैल्यू दे दिया, तो उसका तो हैश कोड वो उसको खुद को पता है, वो इक्वल करके चेक कर लेगा इक्वल है या नहीं है। स्ट्रिंग दे दिया दो, उसको पता चल जाएगा। अभी समझ लो एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप है, एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप है। तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, एज होगा, मार्क्स होगा, 4 वैल्यू है, समझो। अभी हम लोग कॉलेज के अंदर क्या होता है, कॉलेज के अंदर जनरली क्या होता है, जब दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होता है तो समझा जाता है कि दोनों स्टूडेंट सेम है ना। नाम तो दो स्टूडेंट का सेम हो ही सकता है, लेकिन जब रोल नंबर सेम होता है तब हम समझते हैं कि दोनों स्टूडेंट सेम है, या रजिस्ट्रेशन नंबर जब सेम होता है तो समझते हैं ये सेम स्टूडेंट ही है। तो जब हम कंप्यूटर को दो स्टूडेंट दे देंगे तो उसको पता कैसे चलेगा, किसके अगेंस्ट हम लोग चेक करेंगे, रोल के अगेंस्ट करेंगे, नेम के अगेंस्ट करेंगे, एज के अगेंस्ट करेंगे या मार्क्स के अगेंस्ट करेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। तब हम लोगों को बनाना पड़ेगा हैश कोड, किसके अगेंस्ट में, रोल नंबर के अगेंस्ट में। जब हम हैश कोड बना के उसको दे देंगे, सो हर एक बार स्टूडेंट बनाने से हैश कोड बनेगा, किसके अगेंस्ट में हैश कोड बनेगा, रोल नंबर के अगेंस्ट में हैश कोड बनेगा। जब दो स्टूडेंट इक्वल चेक करेगा, किसके अगेंस्ट में चेक करेगा, सिर्फ रोल नंबर के अगेंस्ट में ही चेक करेगा। क्लियर है हैश कोड आया क्यों। हाँ, এটা আমি এক্ষুনি করে দেখাবো, হ্যাঁ যেটা আমি বললাম मुझे। अच्छा, अभी एक एक एलिमेंट का हैश कोड अगर हम लोग को प्रिंट करना है तो ऐसे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। देखो मुझे समझ लो प्रिंट करना है सिस आउट, सिस आउट, सिस आउट करके मैंने लिखा हैश कोड ऑफ, हैश कोड ऑफ, मैं चाहता हूँ कि सेट के अंदर जो सेट डॉट, सेट के अंदर एक पूरा सेट के अंदर एलिमेंट्स है। सो इटरेटर जब मैंने कर रहा था यहाँ पे, इटरेटर के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका हैश कोड आ जाए, किसी एक एलिमेंट का हैश कोड आ जाए। तो यहाँ पे इटरेट जब कर रहे थे तो एक एक करके एलिमेंट आ रहा था ना, यहाँ पे 20, 40, 10, 30 ऐसा आ रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि सब एलिमेंट का हैश कोड भी साथ साथ आए। देखना कैसा आता है हैश कोड, मैं ऐसे प्रिंट करूँगा फिर एलिमेंट कोलोन IT प्लस विथ हैश कोड,
विथ हैश कोड, यहाँ पे दे देंगे आई टी देंगे डॉट हैश कोड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रिंट कैसे होगा, एक एक एलिमेंट का एलिमेंट भी प्रिंट होगा, उसके साथ हैश कोड भी प्रिंट होगा। देखो देखो एलिमेंट 20 हैश कोड 20। कंप्यूटर ने कैसा बनाया हैश कोड, जो एलिमेंट है वही उसी को हैश कोड बना दिया। मैंने क्या बताया, हैशिंग फंक्शन खुद से ही हो सकता है जैसा चाहे। देखो अभी ऐसा हुआ है, मैटर नहीं करता क्योंकि अलग ही होगा ना। देखो एलिमेंट अगर ये है और उसका हैश कोड ये है, और एलिमेंट अगर फिर से 20 होगा तो फिर से उसका हैश कोड 20 ही होगा। हाँ, हैशिंग फंक्शन जो होता है वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है, हम जैसे भी चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर ने बताया जो एलिमेंट है वही हैश कोड है। हाँ, जो एलिमेंट है वही हैश कोड हो ही सकता है, मैटर नहीं करता। এটা ম্যাটার করছে যে কম্পিউটার কীভাবে নেবে। যদি আমি এটাকে এরকম করে দিই, এখন দেখ सपोज आई एम मेकिंग अ स्ट्रिंग हियर, मैं स्ट्रिंग जैसा बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं बनाते, और एक बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे और एक बनाते हैं, सेट देते हैं इसका स्ट्रिंग का सेट, स्ट्रिंग नेम्स इक्वल्स टू न्यू हैश। अब यहाँ पे समझ लो मैंने ऐड किया नेम्स डॉट ऐड, समझ लो मैंने यहाँ पे ऐड किया शुभजीत, और कुछ नाम देते हैं, याद नहीं आ रहा ज़्यादा नाम, तुम्हारा ही नाम देते हैं निशा कुमारी सिंह, और एक नाम दे देते हैं चंद्रिमा शाह, और एक नाम दे देते हैं संजय शाह, ये नाम दे दिया। अभी समझ लो इसमें इटरेशन करना है मुझे फॉर ईच लूप से। तो फॉर ईच लूप चलाते हैं, फॉर स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हो इटरेटर का वैल्यू, मैं देता हूँ NIT मतलब नेम IT, नैरोलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेम, ठीक है। NIT नेम्स, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं और बताते हैं एलिमेंट इज प्लस NIT प्लस विथ हैश कोड प्लस NIT डॉट हैश कोड, ठीक है। देखो क्या आता है, सेम भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखो हैश कोड सेम है, नहीं आया ऐसे। निशा कुमारी सिंह का देखो ये आया है -46 कैसा है का है, ठीक। संजय शाह का देखो ऐसा है। लेकिन एक एलिमेंट का हैश कोड हमेशा सेम ही रहेगा। अगर तुम फिर से निशा कुमारी सिंह को ऐड करने जाओगी ना, तो देखना वो सेम हैश कोड ही जनरेट करेगा, इसी को जनरेट करेगा। जब वो इसी को जनरेट करेगा तो वो देख लेगा कि हाँ सेम एलिमेंट है, इसको मैं नहीं घुसाऊंगा। समझ गए, पूरा क्लियर है। तो सेट क्या होता है, सेट के अंदर क्यों डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहते। हाँ अच्छा, अभी एक चीज़ दिखाना है कि हम लोग अपने हिसाब से कैसे हैश कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखाते हैं, समझ लो मैंने यहाँ पे और एक फंक्शन बनाया कि इसका नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा, ठीक है, स्टूडेंट डेटा डॉट जावा। PSVM এখানে তো আমার লাগবে import java.util.star। now I'm making a data type that is user defined। আমি একটা নিজের ইচ্ছে মতন ডেটা টাইপ বানাচ্ছি যেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট। ওকে, সো আই এম মেকিং স্টুডেন্ট क्लास स्टूडेंट। ओके, अच्छा उससे पहले एक चीज़ बताओ, दोनों ही बताओ जिसको आता होगा। जैसे लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग करते थे ना, हाँ लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग करते थे, वैसा सेट के अंदर हैश सेट के अंदर कर सकते हैं।
हैश सेट के अंदर इंडेक्स मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, हाँ, इसलिए हैश सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, एक दो टाइप के डेटा टाइप देते हैं, स्ट्रिंग नेम एंड एज, यही देते ना, रोल नंबर तो चाहिए, इंट रोल, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, स्टूडेंट इंट रोल स्ट्रिंग नेम इंट एज। अब यहाँ पे करते हैं दिस डॉट रोल इक्वल्स टू रोल, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो ये तो कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है मुझे। एक चीज़ होता है, तुम लोगों को मैंने बताया था, टू स्ट्रिंग फंक्शन नाम का एक चीज़ होता है। टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, अगर समझ लो, मैंने यहाँ पे बताया ऐसा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, समझ लो, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ऐसा। तो इसके अंदर समझ लो मैंने रोल नंबर दिया 101, नेम दिया कुछ, और एज दिया कुछ। अभी मैंने प्रिंट किया ओबीजे को। ओबीजे है क्या, ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं है, ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल है। तो वो क्या प्रिंट करेगा, एक रेफरेंस प्रिंट कर देगा। देखो एक्चुअल में प्रिंट नहीं करेगा, इस वाले को प्रिंट नहीं करेगा, मतलब 101 तो फिर 25 को प्रिंट नहीं करेगा। देख लो मैंने यहाँ पे दिया स्टूडेंट डेटा, देखो यहाँ पे रेफरेंस आया है, वो डेटा नहीं आया है, ठीक है, रेफरेंस आया है। सो जब रेफरेंस आया है ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो गया ना, मैं तो ऑब्जेक्ट से पूरा डेटा को नहीं प्रिंट नहीं कर पा। तो इसलिए एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है टू स्ट्रिंग फंक्शन, जो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग के अंदर चेंज करता है। हाँ, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग के अंदर चेंज करता है। तो उसको कहाँ पे डिफाइन करना होता है, हम लोगों को क्लास के अंदर डिफाइन करना होता है। ये वाला जो क्लास है ना, स्टूडेंट नाम का जो क्लास है, इसके अंदर मुझे डिफाइन करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे टू स्ट्रिंग, तो अपने आप आ जाएगा। ये वाला है टू स्ट्रिंग फंक्शन। और तुम लोग ऐसे नहीं चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉपरली, जस्ट लिखना है पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न हम लोग क्या करेंगे पता है, रिटर्न हम लोग करेंगे जैसा मुझे चाहिए आउटपुट, जैसा मुझे आउटपुट चाहिए तो वैसा रिटर्न करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला देखो, रोल जो है, रोल वाला वेरिएबल, वो कहाँ से कहाँ तक जिंदा है, वो यहाँ से यहाँ तक जिंदा है। तो यहाँ पे तो यूज़ ही कर सकते हैं उसको। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे रोल प्लस स्पेस देके नेम प्लस नेम प्लस एज प्लस एज। तो जब हम लोग ओबीजे को प्रिंट करेंगे ना, तो ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। जब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तब इसके अंदर, इसके रोल के अंदर, इसके नेम के अंदर, इसके एज के अंदर क्या गया, मतलब इस वाले रोल के अंदर, इस वाले एज नेम के अंदर, इस वाले एज के अंदर, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या गया, 101 गया, तौहीद गया, 25 गया। जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो वो डायरेक्टली रेफरेंस को प्रिंट नहीं करेगा, अभी वो इसको चेक करेगा टू स्ट्रिंग मेथड है या नहीं है। अगर टू स्ट्रिंग मेथड है तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा ऐसे। रोल, जो वाला रोल मैंने दिया था उस ऑब्जेक्ट के लिए, वो वाला रोल, नेम एंड एज, देखो ये हो जाएगा। देखो 101 तौहीद एंड एज प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। तो ये था टू स्ट्रिंग फंक्शन। ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले फंक्शन अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी समझ लो, मैंने और एक
सेट बनाता हूँ, एक सेट। अभी उस सेट के अंदर हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को डालेंगे, ठीक है। सेट क्या होता है? सेट होता है एक कलेक्शन फ्रेमवर्क का चीज़ होता है। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क किसके ऊपर काम करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर। वैसे ही ये जो स्टूडेंट है ये भी तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट का अगर सेट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट का सेट ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नहीं करेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट करेंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट, इसका नाम कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया नेम्स, ठीक है। और ऐसे दे दिया डेटास, डेटास दे दो, ठीक है। डेटास, डेटास इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, न्यू हैश सेट हो गया। अब इसके अंदर कुछ डेटा को डालते हैं, हाँ इसके अंदर कुछ डेटा को डालते हैं। डेटास डॉट ऐड करते हैं। ऐड करके क्या डालेंगे पता है? डालेंगे इसको, ये न्यू वाला जो मैंने लिखा है ना, इसको डालेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डालना है ना, तो हम लोग ऐसे नहीं डालेंगे, ओबीजे को नहीं डालेंगे। न्यू लिख के जो लिखते हैं वही होता है ऑब्जेक्ट, तो उसी को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लो मैंने 102 दिया यहाँ पे, कुछ और नाम दे देते हैं। इसको कहाँ पे लिखना है? ऐड फंक्शन के अंदर, ऐड फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इस सेमीकोलन नहीं होगा, तो देखो ये ऐड होगा। वैसे ही सेम तरीके से और एक ऐड करते हैं, डेटास डॉट ऐड, इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड किया, ठीक है। तो ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। कुछ और एलिमेंट्स ऐड करते हैं। हो चुका। अभी ये वाला लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, इसको मैंने इक्वल रखा है, देखो इससे इक्वल रखा है। नाम चेंज कर देते हैं सिर्फ, हाँ नाम चेंज कर देते हैं। अभी पूरा का पूरा सेट को ना प्रिंट करते हैं, हाँ। तो सिस आउट डेटास को प्रिंट करते हैं। डेटास का एक एक एलिमेंट क्या है? एक एक एलिमेंट एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक एक एलिमेंट एक एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, क्या देगा वो? वैल्यूज़ को देगा, हाँ देगा, क्योंकि मैंने टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है ना, मैंने टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है ना, इसलिए जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देगा, हाँ। सो हो गया ये। अब ये प्रिंट करते हैं, देखो कितना एलिमेंट ऐड हुआ है, देख लो 103, 102, 101, 102 फिर से आ चुका है, देखो 102 फिर से आ चुका है। अभी इससे समझ में नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फॉर ईच लूप करते हैं। फॉर ईच लूप से अलग अलग लाइन पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का डेटा, इटरेटर कहाँ से? डेटास से, और सिस आउट यहाँ पे लिख देते हैं इटरेटर। तो एक एक करके अलग अलग लाइन पे प्रिंट करेगा तो समझने में आसानी होगा, देखो देखो आ चुका है। 103 आया है, 102 आया है, 101 आया, फिर से 102 आया है, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ दो स्टूडेंट होगा तो उन लोगों का हैश कोड अलग अलग होगा, ठीक है। अभी दोनों को ना एकदम आइडेंटिकल बनाते हैं, पूरा आइडेंटिकल। 102 राहुल 25, 102 राहुल 25 सेम रखा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो फिर भी 4 ही आए हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि हैश कोड कैसे देंगे, ठीक है। हैश कोड कैसे देंगे उसको पता ही नहीं चलता, इसलिए हम लोग खुद से अभी हैश कोड को डिफाइन करेंगे। अच्छा अभी इतना तक जब करवाया मैंने टू स्ट्रिंग तक, अभी इतना तक समझ में आया ना? चोंद्रिमा बोलो। ठीक है, तो अभी हैश कोड हम लोग खुद से बनाएंगे।
हैश कोड बनाने के लिए एक फंक्शन होता है, जैसा टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है सेम तरीके से ही एक फंक्शन होता है हैश कोड, उसको भी मुझे लिखना होगा पब्लिक। हैश कोड वाला जो फंक्शन करता है वो क्या रिटर्न करता है, हैश कोड जो बनाता है वो उसको रिटर्न करता है, वो क्या होता है इंटीजर में होता है। तो पब्लिक इंट लिखेंगे, इंट लिख के हैश कोड, ठीक है। तो रिटर्न हम लोग करेंगे किसके अगेंस्ट हम लोग हैश कोड बना रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट हम लोग हैश कोड बना रहेंगे वो देंगे। मैं चाहता हूँ कि उसके अगेंस्ट बनाए, नाम के अगेंस्ट या रोल के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट बनाए। मैं चाहता हूँ कि रोल के अगेंस्ट, सो मैं यहाँ पे दे दूँगा रिटर्न रोल डॉट हैश कोड, बस हो चुका, रिटर्न रोल डॉट हैश कोड। लेकिन रोल डॉट हैश कोड जो है वो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है देख लो एक बार। इनवोक हैश कोड ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप पे मैंने कॉल कर लिया, ये तो रोल तो इंटीजर है ना, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम लोग कभी भी कॉल नहीं कर सकते। हाँ, सो हम लोगों को ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में कॉल करना होगा, किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में कॉल करना होगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंटीजर बना दिया, इंटीजर, तो एरर चला जाएगा और यहाँ पे भी मुझे इंटीजर ही करना पड़ेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हैश कोड वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा उसी में लगता है, ठीक है। और तुम सिर्फ रोल भी कर सकते थे, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा करता इंट और यहाँ पे सिर्फ रोल करता तब भी मैं एरर नहीं करता, देखो तब भी मैं एरर नहीं करता। तो क्या होता, रोल जो है वही आता, ठीक है, जो रोल है वही हैश कोड, ठीक है। ये हो गया, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, हाँ सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, मुझे इक्वलिटी भी दिखाना पड़ेगा, कब इक्वल होगा दोनों, दो फंक्शन कब इक्वल होगा, उसके लिए भी एक फंक्शन होता है, उसका नाम है इक्वल्स फंक्शन। इसे यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक बुलियन, जो बुलियन रिटर्न करता है, इक्वल्स, पब्लिक बुलियन इक्वल्स। इसके अंदर हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट भेजना होता है। ये वाला क्यों ऑब्जेक्ट भेजे, हम क्यों ऑब्जेक्ट भेजे, क्योंकि देखो इक्वलिटी जब हम लोग चेक करेंगे तो किसी ना किसी के साथ तो इक्वलिटी चेक करेंगे ना। समझ लो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट भेजा इस टी नाम का, उसको मुझे इक्वलिटी चेक करना है, किससे इक्वलिटी चेक करेंगे, इस ओबीजे से चेक करेंगे, इस ओबीजे से चेक करेंगे, ठीक है। सो रिटर्न ट्रू करेंगे या रिटर्न फॉल्स करेंगे, कुछ चीज़ के ऊपर मैटर करेंगे, ठीक है। तो पहले दिस वाला, दिस मतलब करंट क्लास को बता रहा है, इफ़ दिस इक्वल्स टू ओबीजे है, दिस इक्वल्स टू ओबीजे है, तो कर दो रिटर्न ट्रू। ये एक केस हो सकता है, ये एक केस हो सकता है, और एक केस हो सकता है अगर ओबीजे नल हुआ, हाँ अगर ओबीजे नल हुआ तो देख लो, इफ़ ओबीजे इक्वल्स टू नल हुआ और क्लास भी सेम नहीं हुआ दोनों में, गेट क्लास नॉट इक्वल्स टू इस ऑब्जेक्ट का गेट क्लास ओबीजे डॉट गेट क्लास, ये दोनों अगर सेम नहीं हुआ तब होगा फॉल्स। और किसके अगेंस्ट में हम लोग चेक करेंगे, किसके अगेंस्ट में हम लोग चेक करेंगे हम लोग रोल के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग, पहले तो इस वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करना होगा, इसमें स्टूडेंट टाइप में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देंगे स्टूडेंट st इक्वल्स टू स्टूडेंट ओबीजे, स्टूडेंट में चेंज कर लिया, पहले इसको स्टूडेंट में चेंज कर लो। यहाँ पे एरर दे रहा है कुछ, क्या द मेथड ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही होता है, पहले इसको स्टूडेंट में चेंज करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टूडेंट में चेंज करना होगा, मैंने वैसा ही किया। हाँ ठीक ही तो हुआ है, स्टूडेंट में मैंने चेंज किया, तो ऑब्जेक्ट मेरा स्टूडेंट में चेंज हो चुका है। टाइप कास्टिंग अभी किसके अगेंस्ट में चेक करेंगे,
चेक करेंगे रोल के अगेंस्ट में। सो अगर रोल जो है वो इक्वल होता है, रोल जो है वो इक्वल होता है किसके रोल से, इस वाले एस टी के रोल से, एस टी डॉट रोल, तो हम लोग देखेंगे ये ट्रू या फॉल्स देगा, ये ट्रू और फॉल्स देगा, और फॉल्स देगा। देखो ये वाला जो इक्वल्स वाला हैश कोड वाला फंक्शन समझना बहुत आसान है। निशा बताओ, हैश कोड वाला फंक्शन समझना आसान है या नहीं? ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये टफ है मुझे पता है। हैश कोड तो समझ में आ गया कि हैश कोड जब होगा किसी भी एलिमेंट का हैश होगा उसका रोल नंबर, है ना? हाँ, किसी भी स्टूडेंट का हैश होगा उसका रोल नंबर। लेकिन ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि ये बहुत सारा कोड है। तो एक्चुअल में काम कैसे होता है बताते हैं। काम ऐसे होता है, इक्वल्स लिख देना है, सॉरी यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, इक्वल्स लिख देना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा बना देगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा वो बना देगा। हाँ, ऐसे भी काम हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक है इसको मैं रिकॉर्डेड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। ये वाला लाइन क्या समझा रहा है, ये वाला लाइन क्या समझा रहा है, और ये वाला लाइन क्या समझा रहा है, ये मुझे समझना चाहिए। जब इक्वलिटी चेक होता है ना, दोनों ऑब्जेक्ट में इक्वलिटी चेक होता है ना, ऐसे चेक होता है। समझ लो OBJ1 एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, समझ लो 101 और स्टूडेंट का नाम कुछ है और एज कुछ है, और OBJ2 भी एक ऑब्जेक्ट है। अभी इन दोनों को मुझे इक्वलिटी चेक करना है। पहली बात तो ये इक्वलिटी चेक कौन करता है, इक्वलिटी चेक करते हैं कंप्यूटर। हाँ, हम लोग तो बस इतना करते हैं, हम लोग तो बस इतना करते हैं, बट ये इक्वल है या नहीं वो कंप्यूटर के अंदर इस वाले फंक्शन से चेक होता है, ठीक है। सो ये वाला फंक्शन कैसे चेक करता है, ऐसे, ये वाला फंक्शन ऐसे रहा होता है, OBJ1 डॉट इक्वल्स इस वाले ब्रैकेट के अंदर OBJ, ऐसे, मतलब OBJ1 के साथ OBJ2 इक्वलिटी चेक हो रहा है। सो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इस वाले क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है OBJ से, तो रिटर्न कर दो ट्रू, या फिर OBJ2 जो है वो नल है, और जो ये वाला क्लास है एंड इस वाले ऑब्जेक्ट का जो क्लास है दोनों अगर अलग है तो फॉल्स कर दो। समझ लो ये OBJ1 है स्टूडेंट क्लास का और ये OBJ2 है तो किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट, टीचर क्लास का, तो दोनों तो सेम होगा नहीं ना। तो गेट क्लास फंक्शन क्या बताता है, गेट क्लास, सिर्फ गेट क्लास क्या बता रहा है, ये वाला क्लास, गेट क्लास मतलब स्टूडेंट क्लास एंड उस वाले ऑब्जेक्ट का क्लास जो मेरा फंक्शन के अंदर, दोनों अगर सेम नहीं हुआ तब फॉल्स रिटर्न करो, या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट नल हुआ तब भी फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। तो ये एक हो गया। और एक केस क्या होगा, और एक केस होगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको स्टूडेंट में चेंज कर लो। पहले स्टूडेंट के अंदर मैंने चेंज किया, देखो स्टूडेंट के अंदर चेंज किया, और इस वाले क्लास के अंदर जो रोल नंबर है एंड उस वाले ऑब्जेक्ट का जो रोल नंबर है दोनों को इक्वलिटी चेक करो। अगर तुम लोग ये वाला कोड नहीं लिखोगे ना, ये वाला कोड नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये वाला कोड लिखना ही है, इतना सा ये कोड लिखना ही है। तो 3 टाइप का कंडीशन आ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ पूरा इक्वल है या नहीं है हैश कोड से, और ऑब्जेक्ट नल हुआ या क्लास सेम नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करो, और लास्ट में मैंने क्या बताया, लास्ट में बताया कि स्टूडेंट में चेंज करो, जो ऑब्जेक्ट आया उसको स्टूडेंट में टाइप कास्ट करो, करने के बाद रोल नंबर के अगेंस्ट में इक्वलिटी चेक करो। अगर रोल नंबर सेम होगा तो बाई डिफ़ॉल्ट ये ट्रू दे देगा, और नहीं हुआ रोल नंबर इक्वल तो फॉल्स दे देगा। अभी कुछ समझ में आया? एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ, इसको थोड़ा सा रट लेना, हाँ, क्योंकि इतना कुछ दिमाग में लॉजिक नहीं आ सकता, तुम लोग बहुत लोग रट लेते हैं। हाँ देखो, जावा के अंदर जब एडवांस जावा में लोग पहुँच जाते हैं ना तो बहुत जगह लोग रट लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं जितना मैंने कर सकता हूँ कि तुम लोगों को बिना रटाए काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस जगह अगर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो किसी भी लॉजिक दिमाग में लाओ, ला के रट लो, लेकिन मैंने लॉजिक एकदम प्रॉपर्ली बता चुका हूँ कि कैसे हो रहा है ये काम, ठीक है। अभी जब हम लोग हैश कोड दे दिए और इक्वल्स दे दिए, अभी उसको समझ में आ जाएगा कि रोल नंबर जब सेम है तब इक्वल है। अभी देखो मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स एंट्री किया है, वो 3 ही लेगा, देखो 3 ही लिया है, ठीक है। 4 एंट्री किया था उसने 3 ही लिया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुद के हिसाब से हैश कोड बनाया है,
और ये हैश सेट है। हैश सेट के अंदर सेम हैश वैल्यू वाला एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक क्लियर, দুজনেরই তো ক্লিয়ার না? এটা অ্যাডভান্স জাভার পার্ট না? কালেকশন ফ্রেমওয়ার্কটাই অ্যাডভান্স জাভার পার্ট। কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে ঠিক না, অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভান্স জাভা শুরু হয়ে যায় হচ্ছে এর থেকে, কী বলে জানো ওটা, না ওটা তোদের করাই নি। সুইং টুল কিট, এডাব্লিউডি টুল কিট ওখান থেকে শুরু হয়, ওগুলো করাই নি তোদের, ওগুলো তো লাগেও না কোনো কাজ, খুব বেকার জিনিস। যাই হোক, अभी समझ लो जो यहाँ पे मैंने सेट बनाया था ना, हैश सेट, इसमें भी सेम होता था। हैश सेट के अंदर खुद से हम लोग दे सकते थे। हाँ, अभी समझ लो जो ये वाला इंटीजर जो है, मैंने इंटीजर वाला एरे बनाया, इसके अंदर क्या हम लोग खुद से हैश फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, उसके लिए हम लोग को खुद से कस्टम इंटीजर बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम लोग इस वाले सेट पे, इस वाले सेट के लिए इंटीजर का हैश वैल्यू वो क्या ले रहा था, जो इंटीजर है एलिमेंट उसी का वैल्यू सेम हैश वैल्यू ले रहा था। हाँ, अभी समझ लो मैं खुद से हैश फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, खुद से कुछ और, ठीक है। लाइक कोई अगर एलिमेंट है 20 अगर है तो उसका हैश वैल्यू ऐसा है, समझ लो 20 का हैश वैल्यू होगा ऐसा, 20 इंटू 20 मॉड 10, 20 इंटू 20 मॉड 10, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। और चाहो तो मैं अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद से डिफाइन करना चाहता हूँ। लेकिन खुद से अगर ये मुझे डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे और एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, और एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा। उस क्लास का नाम होगा कस्टम इंटीजर, उस क्लास का नाम होगा कस्टम इंटीजर, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने कस्टम इंटीजर दिया। उसके अंदर इंटीजर डिफाइन करके हैश कोड इक्वल्स वही वैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ये सब घर पे ट्राई करना, हाँ, और अभी मत करना, कब करना है तुम लोग को पता है, NPTEL के बाद, ठीक है। हो गया, तो ये रिकॉर्डेड भी रहेगा, मैं दे दूँगा। नेक्स्ट दिन तुम लोगों को ट्री सेट भी करवाऊँगा, ट्री सेट एंड इनम सेट, लिंक्ड हैश सेट। হ্যাঁ বল, কী কী যা ইচ্ছে, লিস্ট সেট ম্যাপ যা ইচ্ছে তিনটে একসাথে ইউজ কর, কিচ্ছু ম্যাটার করে না, হ্যাঁ যা ইচ্ছে ইউজ করো। কিসের মধ্যে ডুপ্লিকেট থাকে? হ্যাঁ মানে ধর এরকম হলো যে অ্যাকচুয়ালি লিস্টার সেট একসঙ্গে দরকার, মানে ইউজ করার প্রয়োজন মোট কথা হয় না, কারণ লাভটা কী আমার বলতে, লিস্টের মধ্যে যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো সেটের মধ্যেও আছে, সব থেকে বড়ো কথা। হ্যাঁ, একটা ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটা হচ্ছে তুই ইন্ডেক্সের এগেনস্টে গেট করতে চাইছিস, তখন তো হতে পারে, মানে এলিমেন্টগুলোকে, তখন তোকে লিস্ট লাগবে। এবার তুই ধর লিস্টের থেকে ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট হাটাতে চাস, কী করে করবি, লিস্টটাকে একটা সেটের মধ্যে কপি করে নিবি, ঢুকিয়ে দিবি, হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ एकदम एग्जैक्टली। निशा समझी इसने क्या बताया, इसने बताया कि लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे हटाना है। जस्ट लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट को उठा के सेट के अंदर डाल दो तो हो जाएगा। सेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट नहीं लेगा ना, हो गया। अभी उसको फिर से उसी वाले लिस्ट के अंदर डाल दो, खाली करके उस वाले लिस्ट को क्लियर करके डाल दो तो हो गया लिस्ट के अंदर खाली, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट हट गया। तो बहुत ही आसानी से काम होता है एक्चुअली। कलेक्शन फ्रेमवर्क से जान लो, आई थिंक जनवरी तक तुम लोग का हो जाएगा, और एक्सेंचर तो आएगा जुलाई में, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो जाएगा, और एक्सेंचर तो आएगा जुलाई में। हाँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क के बाद कुछ है ही नहीं एक्चुअली जावा में, है तो बहुत कुछ लेकिन तुम लोगों को जानना नहीं है। JDBC है, बहुत कुछ, हाँ उसके लिए तो JDBC होगा, लोकल क्लास है, बहुत कुछ है। लेकिन स्ट्रिंग एरे बहुत अच्छे से जानना होगा तुम लोगों को, इसलिए मेरा जो प्लान है, मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड करवाने के बाद स्ट्रिंग एरे से बहुत सारा प्रॉब्लम करवाऊँगा, हाँ, जब तक प्लेसमेंट नहीं आ जाता। हाँ
স্ট্যাকটা লাগবে, স্ট্যাকটা লাগবে, কিউটা লাগে না, স্ট্যাকটা আমি করব। হ্যাশ সেট তো এটাই, হ্যাশ সেট লাগে আর হ্যাশ ম্যাপ লাগে, এই দুটো করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাশ ম্যাপটা কালেকশনের মধ্যে, হ্যাশ ম্যাপটা কিছুই না, যেটা পাইথনের ডিকশনারি করেছি ওটাই, ঠিক আছে। যাই হোক, হয়ে গেল, সবাইকে এনপিটিএল এর জন্য ভালো কথাই বললাম। আমি রেকর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি এখানে, রাখলাম।